आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हर प्रोफेशन की एक गरिमा होती है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक डिग्निटी होती है। ठीक उसी तरह जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों की भी एक डिग्निटी होती है। टॉप नॉच लेवल में मेरे ख़्याल से 4th पोजीशन आता है चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और रिटायर होने के बाद भी चीफ़ जस्टिस की बड़ी अहमियत होती है और नाजुक हालात में रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस को भी याद किया जा सकता है। ऐसे में हाल ही में रिटायर हुए चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी में घिरे जा रहे हैं। पहले तो उनके जो रिटायरमेंट से पहले लिए गए फैसले, उसके बाद फिर फ़ौरन उनका राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाना और उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप दिया जाना, ये मुल्क के कई गोशों से एतराज़ बुलंद हो रहा है। उसके बाद फिर एक सेमिनार होता है जिसमें रंजन गोगोई ये कहते हैं कि मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर ऐसे जजेस जो आर्बिट्रेशन में पार्ट लेते हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। जिस पर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जनाब रविंदर सिंह ने जस्टिस रंजन गोगोई पर एतराज़ किया और उनके इस बयान पर सख्त टिप्पणी की। ये सारे मामलात क्यों हो रहे हैं, इस बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे एडवोकेट मीर मसूद खान साहब से। मसूद खान साहब, आपका बीबीएन पर खैर मकदम है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या साबिक़ में रिटायर्ड जजेस को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया जाता था? क्या सिर्फ रंजन गोगोई साहब ही को बनाया गया जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हो रही है? साबिक़ में 2 लोगों बने थे। एक जस्टिस हिदायतुल्लाह को कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस टर्म में, और उनको शायद 5 या 7 साल आफ्टर रिटायरमेंट। और जस्टिस मिश्रा जो बने थे वो इलेक्ट हुए थे, किसी पार्टी के मेंबर बने थे, कांग्रेस पार्टी के बनने के बाद इलेक्ट होके मेंबर बने थे, और उसमें भी काफ़ी टर्म 7 या 9 साल का पीरियड, 7 साल का पीरियड उसमें था डिफरेंस। ये जो कंट्रोवर्सी है वो इस वजह से हुई कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के इमीडिएट बाद ये नॉमिनेट करे गए हैं। नॉमिनेशन की जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे नॉमिनेट करे, और उसकी वजह ये है ऑब्जेक्शन की कि कोई प्रेसिडेंट के पास अपनी सेक्रेटेरिएट नहीं होती, तो प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट माइंड नहीं है। प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पे नॉमिनेशन प्रेसिडेंट का फाइनल होता। तो इसीलिए प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के का नॉमिनेशन है और फाइनलाइज बाय द प्रेसिडेंट है। तो साबिक़ा जो जजेस को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था वो इलेक्ट हुए थे। अब रंजन गोगोई साहब नॉमिनेशन के थ्रू गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत एक चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अकाउंटेंट जनरल, चीफ जस्टिस, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और इंडिया में सबसे बड़ी लिटिगेंट गवर्नमेंट है। तो नॉमिनेशन के जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी राज्यसभा है इलेक्टेड बाय द स्टेट्स। चंद नॉमिनेशंस हैं। नॉमिनेशंस कौन से हैं? जो ख़ास तरीक़े के लोगों को उनकी काबिलियत की वजह से दिया जाता, जैसे आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स है, और कैथलिक्स हैं। लेकिन चीफ जस्टिस को ख़ुद एक इतना बड़ा ओहदा होने के बाद, फिर रिटायरमेंट के इमीडिएट बाद अगर आप नॉमिनेट हुए, तो दैट इज़ अ सिलेक्शन नॉट इलेक्शन। उसके ऊपर ज़्यादा ऑब्जेक्शंस है। तो जो एडवोकेट जस्टिस रविंद्र सिंह जो कह रहे हैं
क्या इनके राज्यसभा मेंबर बनने से इनके वक़ार में कमी आई है, मुतासर हुआ इनका? बिल्कुल मुतासर हुआ, इस वजह से कि एक्सेप्ट प्रेसिडेंट अगर चीफ जस्टिस या कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी को भी समन कर सकता, और वापस आके आप मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना नॉमिनेशन के बाद, नॉट इलेक्शन के बाद, तो वो तो सिलेक्शन हुआ। दूसरी चीज़ इस वास्ते वक़ार पे प्रॉब्लम आया कि आप ख़ुद एक बड़े ओहदे पे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा था, उसके बाद आप आके राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं, वन ऑफ द मेंबर बन रहे हैं। तो तीसरी चीज़ इस वास्ते है कि जो लास्ट डेज में ये केसेस हैंडल करे सेंसिटिव अमाउंट ऑफ नेचर के, और उसमें उनका जो कंडक्ट था वो बहुत ज़्यादा बवाल में रहा। इसमें ख़ास तौर पे आप कौन सा केस मेंशन करेंगे जिसकी वजह से इनको जो है शक की नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, एक तो बहुत प्रोमिनेंट है जो बाबरी मस्जिद केस है। वो बाबरी मस्जिद केस में उनके साथ प्रॉब्लम क्यों हुआ कि कोई केस अगर फाइल होता है तो उसके 3 जुरिस्डिक्शन है सिविल केसेस में। ये डिक्लेरेशन केस था, जूनियर जज, सीनियर जज, चीफ जज, अकॉर्डिंग टू हिज, उसको बोलते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये केस में ऐसा हुआ कि ये केस ट्रांसफ़र हुआ तो 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट की एक बेंच बनी। ऐसा कोई हिस्ट्री में केस नहीं है। फिर उसकी जब अपील आई तो 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली अपील शेयर करते। रंजन गोगोई साहब क्या करे, चीफ जस्टिस रहते हुए अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करके ये 5 जजेस की बेंच बना दिए। तो इसका कोई जवाज़ नहीं था, कोई वजह नहीं बताई गई। जो 2 जजेस सुन सकते थे तो उसकी फिर अपील होती थी। जैसा बीसीसीआई का जो जजमेंट था ठाकुर का, जस्टिस ठाकुर, जिसके अंदर लोधा कमेटी एंड ऑल दैट आए, तो पहले 2 जजेस थे, बाद में उसकी अपील हुई। अपील जो हुई जस्टिस ठाकुर और उनके साथ और 2 जजेस जो थे, चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने और 2 जजेस लेके उसकी अपील बनाए। अपील भी सुनी गई। यहाँ क्या हुआ, जब आप 5 बेंचेस बना दिए तो 5 बेंचेस बनाने के बाद फिर उसकी कोई अपील नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाने से लोगों का और सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको क्या वजह थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की? आप एज अ रेगुलर अपील सुनते, उसके बाद और एक रेमेडी होती थी पब्लिक को। आज क्या हुआ, आप सारे दरवाजे उसकी अपनी एक पर्सनल डिसीजन की वजह से आप बंद कर दिए। तो इससे जो है बाबरी मस्जिद का केस जो है ठीक से जो है हैंडल नहीं किया गया। मगर ये कहा जाता है कि 1 से भले 2 जिस तरह से, तो क्या 2 से भले 5 नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट में बैठते, अब हमारे पास जो हाई कोर्ट में जो जजेस रहते हैं सिंगल जजेस रहते, और नंबर ऑफ जजेस के हिसाब से हमारे पास अभी 2 बेंचेस है, 4 बेंचेस है। आंध्रा में 6 बेंचेस है, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारे के सारे डिवीजन बेंचेस हैं। तो जब डिवीजन बेंच पे सारे दूसरे केसेस सुन रहे, एक केस को मखसूस टाइप पे 5 जजेस लेके आना, उसकी कोई जवाज़ होना, हर चीज़ का जवाज़ होना पड़ा। क्योंकि जुडिशरी का एक एंगल ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीम्स टू बी डन, दिखना भी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जुडिशरी में फेयरनेस, इम्पार्शलिटी और जस्टिस, गुड कॉन्शियंस, ये 4 चीज़ें बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे दिख नहीं रहे थे। दूसरा और एक प्रॉब्लम क्या है, उनके साथ जो हैंडल कर रहे थे, जो परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट था, तो डिफेंस इक्विपमेंट में ह्यूज, यानी 2000-3000 टाइम्स जो इक्विपमेंट पहले की गवर्नमेंट परचेस करी थी, उसको ये गवर्नमेंट जो इंक्रीज़ कर दी प्राइस, और उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करवाइए बोल के सुप्रीम कोर्ट में गया था। वो जो गोगोई साहब सुन रहे थे, वो बेंच पे हेड कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ सील कवर में उन्होंने रिपोर्ट्स मंगाने के बाद वो उसको करके वो केस उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में करे। उसकी बड़ी ऑब्जेक्शंस आए, उनके ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी उठी कि आप सील कवर में, क्योंकि अपने पास जुडिशरी सिस्टम यह है कि ओपन कोर्ट, सब बयान भी, एविडेंस भी, सारा का सारा कोर्ट खुले में लेता, बंद कोई नहीं होता। तो आप उसको सील कवर में लेके एक जजमेंट पास कर दिए। जब इतना इम्पोर्टेंट डिफेंस का मैटर था तो आप उसको क्यों करें, वो एक ऑब्जेक्शन उनके ऊपर आया।
दूसरे ऑब्जेक्शंस आए जो कश्मीर के मैटर्स थे, वो आप टेकअप नहीं कर रहे थे, उसको लंबे डेट्स दे रहे थे, और किसी एक मैटर में एक्यूज्ड को आप बोले थे कि आपकी सबसे अच्छी सेफ जगह जो है जेल है। कोई एक मैटर में उनका एक कमेंट था बेंच पे से। तो ये सब के सब चीज़ें ये मानी जा रही है उनके बारे में कि आप जब आप चीफ जस्टिस की पोजीशन में थे तो आप अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करें और एक डील करें, और एज अ क्विड प्रो को आप सारे जजमेंट्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं दिए, पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ दिए। उसके क्विड प्रो को का मतलब ये हुआ कि आप ये करो तो उसके एवज़ में मैं ये करूँ, आपको ये पोजीशन, एक घर और राज्यसभा की नॉमिनेशन मिली, ये ऑब्जेक्शन है। तो आपने जो है बाबरी मस्जिद का भी केस बताया, आपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ के मामले में भी उन्होंने जिस तरह से उसको हैंडल किया उस ताल्लुक से भी बताया। तो कहीं ना कहीं आगाज़ में गड़बड़ है जिसकी वजह से सारे मामला हो रहे हैं। क्या उनका तकर्रुर जो है फेयर था, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? देखिए, ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट, 214 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 214 में है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस। तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट में पहले क्या होता था, जजेस जो सेलेक्ट होते थे उसकी जो प्रोसीजर पूरी है, आज भी कोई सेक्रेटेरिएट चीफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, कोई हाई कोर्ट्स में नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता जजेस के अपॉइंटमेंट का सारा ये गवर्नमेंट ही करती है, एग्जीक्यूटिव ही करता। तो होता क्या था, एक 1967 में एक जजमेंट आया था जिसको बोलते लैंड रिफॉर्म्स में गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस से पहले क्या हुआ था, पावर ऑफ अमेंडमेंट जो 368 है, जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सल भी है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बोला था कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है अमेंडमेंट का। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट चैलेंज हुआ था जिसको बोलते केशव नंदा भारती केस। तो वो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में एक 13 जजेस की बेंच पहली बार बनी थी, और जिसका जजमेंट आया 24 अप्रैल 1973, जिसमें 13 जजेस थे। 13 जजेस में से 7 जजेस ये बोले थे कि पार्लियामेंट को अगर अमेंडमेंट का राइट भी है तो बेसिक स्ट्रक्चर, एक थ्योरी प्रोपाउंड किए थे सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर था और जिसमें सेक्युलरिज्म था, और ये ऐसे 7 पॉइंट्स थे। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि फेडरलिज्म, जैसा स्टेट अपना इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल अलग है, और सेक्युलरिज्म। तो ऐसे जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसको कभी भी आप अमेंड नहीं कर सकते। मैं 1 मिनट और एक बात आपको बोलता हूँ, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, 10 शेड्यूल्स है उसमें, और उसमें आर्टिकल्स जो हैं वो 245 से 65 तक लास्ट आर्टिकल्स हैं। लेकिन आप सारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। उससे पहले सिटीजनशिप है, इंडिया के बारे में लिखा हुआ, आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप, क्या 5 से 11 तक सिटीजनशिप है पूरा, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। ये क्या चीज़ है, ये हमारे हुकूक है। मैं सिटीज़न हूँ, आप सिटीज़न हैं, आप सिटीज़न हैं, तो ये हमारे हुकूक है। अब आप ये उठा के देखिए, दिस कैन बी एन हार्ट, दिस कैन बी अ लंग। अगर ये 12 से 35 आप कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल लीजिए तो फिर उसके अंदर है पार्लियामेंट, जुडिशरी, उसके अंदर है म्यूनसिपैलिटी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और म्यूनसिपैलिटीज़। अब जब हमारे हक़ नहीं रहेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन का एब्सोल्यूट डिराइवेशन जो है और उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो आर्टिकल 12 से 35 तक है, जो हमारे सिटीज़न के हुकूक है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसमें क्या है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब एक बात है, आपका मेरा झगड़ा हुआ, हम सिविल कोर्ट को जाते हैं, जाके बोलते साहब ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए पुलिस हमारे पे
प्रॉब्लम करती, हम इलीगल अरेस्ट होते, मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर होती, ऐसे कोई मसाइल एमआरओ से हमको नोटिस आती, हमारी एक्विजिशन होती, हमारे टैक्सेस है, ये सारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हम हाई कोर्ट्स डायरेक्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते, जाके बोलते द राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ लीगल राइट, स्टैच्यूटरी राइट वायलेट हुआ है, लिहाजा हमको आपसे रेमेडी होना है। प्राइवेट जो इश्यूज रहते हैं, प्रॉपर्टी, नेबर्स, सब वो सिविल कोर्ट में आते, तो उसकी कंप्लीट लॉ, सीपीसी, उसके पूरे एक्ट्स अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हद तक आपको ये पब्लिक लॉ से रेमेडीज मिलती। तो 73 में जो लैंड रिफॉर्म्स पे अपन थे, उसमें क्या हुआ, 13 जजेस जिसके अंदर पूरे इंडिया के लीगल ल्यूमिनरीज, तो पिटिशनर जो थे वो आप बोल सकते कि केरला के एक मुर्शद थे, केशव नंदा भारती, उनके नाम पे ये चैलेंज हुआ था, और उसके लीडिंग एडवोकेट थे सीनियर जूरिस्ट नानी पालकेवाला, और उनके साथ ही जो है आंधी अर्जुना जो सॉलिसिटर जनरल भी हुए, और उनकी एक बुक भी है, ये बुक आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है केशव नंदा भारती केस, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी बाय सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट। देखिए ये वर्ड देखिए, स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी, तो सुप्रीमेसी कौन बड़ा है, किसको ज़्यादा पावर है, पार्लियामेंट को है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी को है। इसका स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ, 1967, और 73 में ये केस स्टार्ट हुआ, 60 डेज इसकी हियरिंग हुई, और 24 अप्रैल 1976 को ये 73 को एक केस डिसाइड हुआ। एक सवाल पूछूंगा, 63 डेज रेगुलर डेली हुई? डेली नॉन स्टॉप हियरिंग हुए, और उस वजह से कि उसके जो चीफ जस्टिस थे सिकरी, वो जजमेंट के एक दिन पहले रिटायर हो रहे थे, एक दिन बाद, तो इसीलिए वो सारे 13 जजेस को ये प्रॉब्लम था कि ये उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले इसको जजमेंट दे देना, क्योंकि ये पार्लियामेंट के जो वकला थे, एच.एम. सिरवाई और नीरन डे जो एडवोकेट जनरल जो थे, सॉलिसिटर जनरल भी थे जब, तो ये सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, एब्सोल्यूट राइट ऑफ पार्लियामेंट है कि कोई भी चीज़ अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट्स ये होल्ड करे कि एसेंशियल जो है बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो वो सारे जजेस में हुआ ये कि इमीडिएटली आफ्टरमाथ जस्टिस सिकरी जो थे, और ये देखिए 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया, और जस्टिस सिकरी 25 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, और 26 अप्रैल को उनका रिटायरमेंट था। तो उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस सिकरी के बाद 2 सीनियर जजेस थे, जस्टिस सेलात और जस्टिस ग्रोवर, वो दोनों को सुपरसीड करके जो 6 नंबर पे थे जस्टिस रे, उनको जो जबकि प्राइम मिनिस्टर थे, वो चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए थे। तो जस्टिस रे के जब उनको जस्टिस रे को शाम में जब सुप्रीम कोर्ट बार के फेलिसिटेशन था जस्टिस सिकरी का, तो ये बोला जाता है कि जस्टिस रे सिकरी जो थे, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस थे, वो जस्टिस रे को भी बोले थे कि ब्लैक डे है कि आप 2 सीनियर जजेस को नहीं अपॉइंट करने दे रहे। तो उन दोनों क्या हुआ, बाद में वो जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस सेला दोनों रिज़ाइन कर दिए। बड़ी बदनामी रही, ब्लैक डे बोला गया और वो सब हुआ। केशवानंदा भारती आज तक एक ऐसा है कि वो केस आज तक स्टडी में है। उसके बाद क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जब बड़े पावरफुल हो गए थे, कांग्रेस वाले 71 में बांग्लादेश वॉर जीते थे, बांग्लादेश क्रिएट करे थे, पाकिस्तान का डिवाइड करे थे, बड़ी पॉपुलैरिटी के बाद इनको क्या हुआ कि 75 में इमरजेंसी आई। इमरजेंसी में फिर मसला उठा कि इमरजेंसी में क्या करते लोग, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को सस्पेंड कर देते। जैसे हमारे को अरेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ कोई भी कभी भी अरेस्ट हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन रहता ही नहीं। जब केस आया तो जस्टिस खन्ना जो थे उन्होंने डिसेंट करे। वो केस का नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2 जजेस जो थे वो जजेस गवर्नमेंट के फेवर में दिए, ये बोल के कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो सारे अमेंड हो सकते, सस्पेंड भी हो सकते। लेकिन जस्टिस खन्ना जो अपनी बहन को भी बोले थे शायद मेरी चीफ जस्टिस साहब शिप जाने वाली है इसके बाद, फिर भी डिसेंट करे। लेकिन आज तक वो डिसेंट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है,
और परसों राइट ऑफ प्राइवेसी में जस्टिस चंद्रचूड़ वो 1976 के जजमेंट, जस्टिस खन्ना का जजमेंट लेके, वो डिसेंट को लेके आज फिर उन्होंने डिसेंट करे, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ये बोले कि राइट ऑफ प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट ऑफ इंडिया के। फिर जब क्या हुआ, जस्टिस खन्ना सीनियर मोस्ट थे जो अपॉइंट होना था एज अ CJI, उनको फिर नहीं करे, उनको फिर सुपरसीड करने के बाद जस्टिस MH बेग 11 नंबर के जज थे, उनको अपॉइंट करे एज CJI। तो ये बड़ा एक्रेमनियस था, बड़ा बदनामी का था। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में एक केस चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहली बार कोलिजियन सिस्टम प्रोपाउंड की। और जो वर्ड है इस कॉन्स्टिट्यूशन में 214 में प्रेसिडेंशियल अपॉइंट, उसको ये लोग क्या करे कि नहीं, अब जो अपॉइंटमेंट्स होंगे कोलिजियम बैठेंगे। कोलिजियम मीन्स 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट और 3 जजेस इन हाई कोर्ट बैठ के नाम लिस्ट फाइनलाइज करेंगे जो अपॉइंट होंगे। तो वो केसेस के बाद से कोलिजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। कब हुआ कोलिजियम सिस्टम का? 1993 केस के बाद, इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। उसके बाद 1998 में एक जजमेंट आया 1998 में, उसको बोलते हैं सेकंड जजेस केस। फिर आपको मालूम है ये एक एंड पे नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट आया NJC, तो वो आने के बाद 2014 में आया, वो 2014 अप्रैल में आया उसकी नोटिफिकेशन। फिर उसका चैलेंज हुआ, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 7 जजेस की बैठी और सुप्रीम कोर्ट उसको वॉइड करार दिया और ये बोला कि आप ये एक्ट नहीं बना सकते, कोलिजियन सिस्टम से चलेगा। तो ये कोलिजियम सिस्टम से भी जो चल रहा है, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? जी नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो 214 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट के बारे में कोलिजियम सिस्टम का नाम वर्ड नहीं है, इसीलिए बड़ी उसकी क्रिटिसिज्म होती ये बोल के कि कोलिजियन सिस्टम ओपेक है। उसकी वजह क्या है? देखिए, कोई भी जस्टिस के बारे में ये बोलते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीम्स टू बी डन। उसके अंदर और एक जस्टिस का सिस्टम अपने पास इंडिया में बड़ा सख्त है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम लैटिन वर्ड है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को सुने बगैर कंडेम नहीं कर सकते, उसको अपॉर्चुनिटी देना। तो आप जब ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम बैठता तो 5 जजेस क्लोज डोर में बैठते हैं, किसके नाम रेफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, कोई नोट्स नहीं आते, और क्या है किधर है किसी को नहीं मालूम होता। तो बड़ा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, रही और चली भी। NJC जजमेंट में जस्टिस चलमेश्वर डिसेंट करे अपने तेलंगाना हाई कोर्ट के थे, हालांकि जस्टिस चलमेश्वर ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ कोलिजियम सिस्टम थे। जस्टिस चलमेश्वर अपॉइंटमेंट से पहले उनको तेलंगाना हाई कोर्ट, आंध्रा हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने थे। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और दीपक मिश्रा से काफ़ी उनकी कंट्रोवर्सी भी रही अपॉइंटमेंट। तो जैसे चलमेश्वर डिसेंट करे थे और ये बोले कि नहीं NJC रहना चाहिए, बाकी 4 जजेस बोले थे कि नहीं रहना चाहिए, वो बाद में इनवैलिड हो गया। तो उसमें ये फिर हियरिंग्स हुए और ये डिसाइड हुआ कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कि किस किस्म से अब ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर करीब 50 साल से एटलीस्ट नेपोटिज्म, यानी सीनियर जो है उन्हीं का और जजेस के रिश्तेदार, ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन रहता कि अब चंद्रचूड़ है, उनके वालिद जज थे। वैसे आज के उसमें रोहिंगटन है, उनके वालिद नारीमन रोहिंगटन है, रोहिंगटन नारीमन है, उनके वालिद नारीमन है। तो ऐसा जो एलिगेशन है, ऐसे ये 2 है। हालांकि रोहिंगटन द मोस्ट कॉम्पिटेंट, द मोस्ट एफिशिएंट जज है, लेकिन अब ये तो आते हैं दूसरे कोर्ट्स में भी आते हैं कि सीनियर्स के बच्चे और उनके रिश्तेदार और जजेस के काफ़ी लोगों को
जुडिशरी में प्रमोट कर रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस कोलिजन सिस्टम।